Good morning, everyone. Welcome back to the channel, the Aspirants channel. And I am very sorry for the inconvenience or for inconsistency जो in the last time हुआ है, but you can feel that the voice is not that much good. And so yes, it has been. I have been sick for a couple of times, and the conditions are not that much good. This is the time when you also feel the disturbances, the western disturbances, and I think आपने वो geography class में obviously पढ़ा भी होगा. Okay, कोई बात नहीं. We will be starting with this topic which is known as the internationalization of rupee. Internationalization of rupee हम लोग आज की क्लास में करेंगे. We will be doing this inflation Phillips curve. आज की क्लास में हमारा ये रोड मैप रहने वाला है. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. देखो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी का मतलब क्या है. सबसे पहले ये समझना होगा कि आज जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट करेंसी है वो है डॉलर, है ना. अब डॉलर का इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब अगर आप समझ जाओगे तो उससे आपको रुपी की इंटरनेशनलाइजेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी. ठीक है, जैसे डॉलर इंटरनेशनलाइज क्यों है और डॉलर को क्यों अक्रॉस द कंट्रीज एक्सेप्ट किया जाता है एज ए इंटरनेशनल करेंसी. हम लोग बोलते हैं ना कि डॉलर जो है वो एक इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे काम करता है. तो ऐसा क्यों है, इसके क्या प्रिविलेजेस है, क्यों ऐसी कंट्री होगी या फिर ऐसी कंट्री क्यों चाहती होगी कि उनकी करेंसी भी ग्लोबलाइज हो जाए, हर कंट्री उन्हीं की करेंसी में एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस करे. पहला तो ये. दूसरा और क्या हो सकता है कि आखिर क्या ऐसे रीजंस होंगे कि उसी देश की जो करेंसी है वो ग्लोबलाइज हो जाती है, यानी कि कौन सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है वो इंटरनेशनलाइज होती है. ठीक है, ये समझ में आ गया. तीसरा है कि आखिर चलो ठीक है, रीजन समझ में आ गया, ये समझ में आ रहा है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी का मतलब क्या, हम लोग कब मानेंगे कि जो करेंसी है वो इंटरनेशनलाइज हो चुकी है, ये भी तो क्वेश्चन है. ओके, तो ये सारी चीजों को देखते हैं. देखो इंटरनेशनल करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो उस देश के अलावा, जैसे मान लो कि अमेरिकन डॉलर जो है वो इंटरनेशनलाइज हो चुकी है. अब इसका मतलब है कि जो अमेरिकन डॉलर है वो भी आराम से किसी इंसान को मिल सकता है जो कि अमेरिकन नहीं है. पहला फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए नॉन रेसिडेंट्स को. उस देश के जो सिटीजन नहीं है, जो रेसिडेंट्स नहीं है, उन्हें भी वो करेंसी बहुत ही इजी वे में अवेलेबल होनी चाहिए. इसका मतलब है कि वो करेंसी बहुत ही अच्छे अमाउंट में अक्रॉस द कंट्रीज अवेलेबल होनी चाहिए. दूसरा, उसको हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए आराम से यूज कर सकते हैं. जैसे मान लो अगर हमें ट्रांजैक्शंस करना है, फॉर एग्जांपल अमेरिका को करना है इंडिया के साथ, तो जब अमेरिकन इंडिया को डॉलर में दे रहे हैं तो वो जो ट्रांजैक्शंस है वहां पे कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए. इंडियंस को ये नहीं बोलना होगा कि यार ये हम डॉलर नहीं लेंगे, है ना. यानी कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में भी वो स्मूथनेस आनी चाहिए. ठीक है, तो एक समझ में आ रहा है कि जहां पे बेसिकली हम क्या करें, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में भी अपनी जो लोकल करेंसी थी, जो अमेरिका की जो लोकल करेंसी है डॉलर, उसको हमने यूज कर लिया. अगर हम भारत के लोग अपनी रुपी जो हमारी लोकल करेंसी है उसे भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर पाए, तो क्या ये नहीं लगता है कि हमारी लोकल करेंसी इंटरनेशनलाइज हो जाएगी. अभी क्या होता है, जब हमें मान लो कि अमेरिका के साथ ट्रांजैक्शन करने हैं तो हम उन्हें डॉलर में पेमेंट करते हैं, है ना. अगर हमें चाइना, अगर हमें मान लो कि फ्रांस के साथ ट्रांजैक्शंस करना है तो हम अगेन, चूंकि वहाँ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रहा है तो हम वहाँ पे डॉलर पे पेमेंट करते हैं. लेकिन व्हाट इफ अगर इंडिया और फ्रांस के बीच बीच में ट्रांजैक्शंस हो और उस ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट करने के लिए हम वहां पे रुपी का यूज कर ले, यानी कि रुपी हमारी लोकल करेंसी का यूज कर ले, तो क्या वो इंटरनेशनलाइजेशन नहीं हो जाएगी हमारी रुपी की करेंसी की. यस, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में अगर आपकी लोकल करेंसी का यूज होने लगे तो मान लीजिएगा कि यस, वो इंटरनेशनलाइजेशन वाली बात हो रही है. ठीक है, अब ये जो इंटरनेशनलाइजेशन है जहां पे आप बेसिकली किस चीज की ट्रांजैक्शंस को फुलफिल करने के लिए चीजें कर रहे हो, तो आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदोगे, है ना. कभी आपने कोई पेमेंट लिया, कोई लोन लिया, इन्हीं सारी ट्रांजैक्शंस को फुलफिल करने के लिए आप करोगे. तो वो जो ट्रांजैक्शंस है हमने पढ़ा है कि वो दो अकाउंट के बीच में होता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करते हो, अगर आपने चीजें खरीदी है जहां पे ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट के अंदर हुआ है या फिर कैपिटल अकाउंट के अंदर हुआ है,
तो वहां पे आप बोलते हो कि हाँ ठीक है, यहाँ पे हम पेमेंट को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे अपनी करेंसी का यूज कर लेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, आप करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के अंदर जाके जो भी चीजें ट्रांजेक्शन करते हो बिटवीन इंडियंस एंड नॉन रेसिडेंट इंडियंस, तभी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहलाता है, आपको भी पता होना चाहिए। तो वहां पे पहला स्टेप है कि यहाँ पे आप चीजें स्मूथ करो, ठीक है। दूसरा, क्योंकि अभी अगर आपको मान लो कि अगर आपको चाहिए कि आपकी करेंसी इंटरनेशनलाइज हो, तो उसका पहला स्टेप ये है ना कि एक तो आपके देश के लोग हो जिनके बीच में ट्रांजेक्शन हो, और दूसरा एक आपके देश के लोग नहीं हो यानी कि नॉन रेसिडेंट हो, उनके बीच में ट्रांजेक्शन हो। क्योंकि एक ये इंसान तो उसको कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ भाई मेरी करेंसी है, लोकल करेंसी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे एक्सेप्ट करने में, इसको पहले कन्विंस करना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट जो है उसको कन्विंस कर लोगे तो पहला स्टेप हो जाएगा आपका करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ, ठीक है। सॉरी, सेकंड क्या है कि अगर आपने इन दो नॉन रेसिडेंट्स, यहाँ पे आपके देश से कोई रेसिडेंट नहीं है बट इन दोनों को भी आपकी करेंसी यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब ये एक लास्ट स्टेप होगा आपकी करेंसी की इंटरनेशनलाइजेशन के नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे तो आपके रेसिडेंट्स है नहीं, फिर भी ये लोग आपकी करेंसी की क्रेडिबिलिटी मानते हैं, इसलिए यहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखा जाए तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी, ये इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये दोनों नॉन रेसिडेंट, जो नॉन रेसिडेंट है आपके, वो अगर आपकी करेंसी यूज कर रहे हैं, यानी कि वो आपकी इकोनॉमी में बहुत ट्रस्ट करते हैं, है ना, बहुत क्रेडिबल मानते हैं कि नहीं यार इनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, ये इनकी इकोनॉमी ऐसे देशों की तरह नहीं है जहाँ पे 2 दिन के अंदर कुछ हो जाता है, 3 दिन के अंदर कुछ हो जाता है ना। कभी उनको गैस भरने के लिए बड़े बड़े प्लास्टिक का यूज करना पड़ता है, कभी आईएमएफ से भीख मांगनी पड़ती है, नहीं वैसी कंट्री नहीं है ये। इनके पास अपना एक क्रेडिबल सोर्स है, इनकी अकाउंट अच्छी मेंटेन होती है, तो यस वी कैन रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर इकोनॉमी, ठीक। अब जनरली जो इंटरनेशनल करेंसी होती है ना, वो किस बात पर डिपेंड करेगी, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी इकोनॉमी कितनी एडवांस है, कितनी बड़ी है, कितनी ज्यादा आपके पास अच्छी, मतलब मान लो कि मिलिट्री कैपेबिलिटी है ना, कितना इन्फ्लुएंस है, इन्हीं सब पे डिपेंड करेगा, तभी आप किसी देश को क्रेडिबली मतलब अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए खड़ा कर सकते हो। अब इसके कुछ बेनिफिट भी होते हैं, हाँ बेनिफिट तो बहुत सारे हैं इसके, जैसे मान लो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, याद है कैपिटल अकाउंट में हमने देखा था कि किस तरीके से मान लो कि अगर डिफिसिट हो जाता है या करंट अकाउंट में डिफिसिट होता है, तो उस केस में आपके कंट्री के पास बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपको बेसिकली क्या करना होता है, अपने डिफिसिट को सॉल्व करने के लिए आपको फॉरेन रिजर्व चाहिए होता है, फॉरेन रिजर्व डॉलर है, उसी में आप ट्रांजेक्शन को करते हो सॉरी तो ये तो एक प्रॉब्लम है। लेकिन जब आपकी रिजर्व, जो फॉरेन रिजर्व है वो भी आपकी लोकल करेंसी है, तब उस केस में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपकी अपनी करेंसी है जिसके बेसिस पे आप अपने डेफिसिट को मतलब मैच कर सकते हो, वहां पे ट्रांजेक्शन को कैरी आउट कर सकते हो। जैसे भारत को याद है 1991 में जब भारत के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज आया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला क्राइसिस खड़ा हो गया था और भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं थे, तो भारत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गया और उसने बोला यार कि मेरे पास ना डॉलर की कमी है, आप मुझे डॉलर दे दो। तो अगर डॉलर की जगह रुपये की दिक्कत होती कि नहीं रुपये में ही इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने हैं, और तब तो भारत के पास था ऑप्शंस की वो प्रिंट मनी कर लेता। यानी कि अगर आपकी लोकल करेंसी में चीजें हो जाए तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से भी निपटने में काफी सहूलियत हो जाएगी। दूसरा क्या है, अगर हर जगह ट्रांजेक्शन आपकी लोकल करेंसी में होगा, यानी कि आपको अपने फाइनेंशियल मार्केट्स बनाने पड़ेंगे, आपकी पॉलिसीज दुनिया में वैसी होगी, मार्केट्स यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी आपके हिसाब से डिसाइड होगी, आपकी करेंसी के ट्रांजेक्शन्स पर डिसाइड होगी, डिपेंडेंट होगी। बहुत सारा इसका बेनिफिट हो जाता है, फॉरेन करेंसी पे आपकी जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी, आपकी कंट्री काफी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी की तरफ चली जाएगी, वल्नरेबल शॉक्स नहीं, मतलब वल्नरेबिलिटी काफी कम हो जाएगी, है ना, जिसके चलते आपको साथ ही साथ आपके बिजनेस इन्वायरमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारी की चीजें मतलब इनहेंस होने लगेगी। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द यू कैन से आपकी करेंसी का, ठीक है। अब ये इस बात से साबित होता है कि पूरे विश्व में बस कुछ ही कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास ये प्रिविलेजेस हैं। अब किसी भी टाइम पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में हर कंट्री के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं हो सकती कि वो उस देश की लोकल करेंसी इंटरनेशनलाइज हो जाए। अब इसका प्री कंडीशन समझ में आ ही गया होगा आपको, इकोनॉमी बहुत बड़ी होनी चाहिए, ग्लोबल इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा शेयर होना चाहिए, बिजनेस उनके एमएनसीज, उनके मिलिट्री कैपेबिलिटीज उनकी बहुत ही
ब्रॉड, बहुत ही स्टेबल और बहुत ही वास्ट होनी चाहिए, तभी जाके आपकी करेंसी, आपकी लोकल करेंसी विश्व स्तर पे इंटरनेशनलाइजेशन के तौर पे जानी जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के बारे में। अब आप इसी को रुपये के साथ कंसिडर कर लो कि क्या सिर्फ फाइनेंशियल रेगुलेशन के बेसिस पे आप रुपये की इंटरनेशनलाइजेशन वाली चीज कर पाओगे? नहीं, आपके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास एक रोबस्ट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास एक रोबस्ट ग्लोबल जीडीपी में शेयर होना चाहिए, आपके एक्सपोर्ट अच्छे होने चाहिए, आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी बूम करनी चाहिए, आपकी सर्विसेज अच्छे होने चाहिए, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो डिफिसिट नहीं होना चाहिए। अभी देखो भारत का जो डिफिसिट है वो चाइना के साथ तो $100 बिलियन के आसपास है। देयर इज ओनली वन कंट्री, मतलब बहुत ही कम कंट्री जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। तो ऐसे केस में भारत की जो रुपये इंटरनेशनलाइज कैसे हो सकती है जब भारत के पास मिलिट्री कैपेबिलिटी ठीक है, बट स्टिल हम अभी बहुत पीछे हैं इन द मैच ऑफ टू द मैच ऑफ यूएसए एंड चाइना। अब जैसे ना मैं आपको एक डेटा देता हूँ कि रिसेंटली अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट हो रही है फ्रांस में, ठीक है, वहां पे बहुत सारे कंट्रीज आई हैं। वहां पे मैंने एक डेटा देखा कि भारत का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो ऑलमोस्ट 9 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर है। बट टू गिव अ पर्सपेक्टिव, चाइना और अमेरिका ये क्यों आजकल ग्लोबल लेवल पे इतने कम्पीट कर पाते हैं? क्यों? जो डीप सेक, जो क्या नाम था उसका, डीप सेक आई थिंक, जो चाइना ने बनाया, हाँ डीप सेक, और फिर जो चैट जीपीटी है अमेरिका का, ये इतने ब्रॉडर लेवल पे कैसे काम कर पाए? क्योंकि चाइना ने लगभग $100 बिलियन का इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, और चैट जीपीटी मतलब जो अमेरिका है उसने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में वो $350 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। एंड वेयर वी आर, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। तो समझ में आता है कि कहने के लिए इजी है कि हाँ हम विश्व गुरु बनने वाले, बट देर इज अ लॉन्ग वे टू गो। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, बट यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर आपकी जो भी एक इमेज बनाई जाती है। यस, वी आर इम्प्रूविंग, वी नीड टू इम्प्रूव अ लॉट यहाँ पे, बट फैक्ट्स के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसी लाइन में, इसी मतलब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के रास्ते में और चीजों को स्मूथ करने के लिए हमने एक स्कीम लाया, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इस स्कीम के तहत बेसिकली क्या करते हैं कि जितने भी हमारे भारत में जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैं वो ना आराम से लगभग $2.5 लाख तक का, यानी कि $250,000 तक का जो पेमेंट है वो आराम से कर सकते हैं। उन्हें कोई परमिशन नहीं चाहिए। अगर उन्हें मान लो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट अकाउंट की बात कर रहे, कैपिटल अकाउंट में भी, यानी कि करंट और कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर उनका ट्रांजेक्शन $250,000 के अंदर है तो दे डोंट नीड परमिशन ऑफ एनी अथॉरिटी टू मेक दिस ट्रांजेक्शन हैपन। अब ये जो रेमिटेंस है वो किस पर्पस के लिए दिया जाता है? एजुकेशन के लिए, ट्रैवल के लिए, मेडिकल के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। आप यहाँ से घर गए, आप यहाँ से अमेरिका गए, आपके पापा आपको भेजना चाहते हैं इतना पैसा, तो अगर ये $2.5 लाख के अंदर है, फाइन इनफ, आप आराम से चीजें कर सकते हो। लेकिन उसके बाद परमिशन फिर लगना पड़ता है। जैसे आपको ही पता है क्योंकि भारत में जो करंट अकाउंट है वो तो फुल्ली कन्वर्टिबल है। कैपिटल अकाउंट में आज भी भारत में पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है। आपको वहां पे पैसों को पूरा लिमिट जितना मन उतना पैसा आप वहां पे भेज नहीं सकते। तो ये जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है ना, ये क्या है? एक छोटा रास्ता है, एक छोटा स्टेप है जिसके बेसिस पे हम क्या करना चाहते हैं, हम चीजों को लिबरलाइज करना चाहते हैं भारत में। साथ ही साथ हम रुपये को इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में और स्मूथनेस लाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब से 1991 से ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, उस रास्ते में, उस पूरे ड्रीम में भारत भी अगर चाहता है कि एक बहुत ही बड़ी बड़ी इकोनॉमी बने, तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि हम किसी तरीके से रेस्ट्रिक्शंस को कम कर पाए। लेकिन आपको भी पता है क्योंकि हमें रेस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी भी उतनी रेजिलियंट नहीं है एक्सटर्नल शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। मान लो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया, आपको इमीडिएट बेसिस पे पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए, आपकी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग थी नहीं, तो आप आईएमएफ के पास जाओगे, उस केस में चीजें दिक्कत हो जाएंगी, है ना। आप आईएमएफ अपना कंडीशंस लगाता है, इसलिए कन्वर्टिबिलिटी, इसलिए हम लोग कुछ लिमिट लगा देते हैं। तो जब तक भारत की इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी अच्छी नहीं हो जाएगी, रेजिलिएंट नहीं हो जाएगी, हम ये पूरा कंट्रोल हटा नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये एक छोटा स्टेप है टुवर्ड्स दिस ड्रीम, रियलाइजेशन ऑफ द ड्रीम। ठीक है, तो ये इट वाज द स्टोरी ऑफ द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी। अब हम लोग समझेंगे पूरे पिक्चर को कि इन्फ्लेशन क्या होता है,
फिलिप्स कर्व क्या होता है, डी इन्फ्लेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, और उसके बाद ये जो सेक्शन है इकोनॉमी का जहां मनी बैंकिंग हमने देखा है, डिटेल में देख लिया, ये लगभग हमारा खत्म होने को खत्म होने को आ ही गया है। ठीक है, चलो देखते हैं इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन बहुत बार आपने नाम इसका सुना होगा, क्या होता है इन्फ्लेशन। अब लोग बोलेंगे यार बहुत इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, सरकार ये पैसा मतलब कुछ है ही नहीं, हर साल पैसा बढ़ते आता है, हर साल गैस के दाम बढ़ते आ रहे हैं, प्याज के दाम बढ़ते आते हैं, कभी टमाटर के दाम बढ़ जाते हैं, है ना। लेकिन क्वेश्चन आता है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों को कैसे समझना चाहिए, क्यों इन्फ्लेशन आता है, ये इसको बहुत ही इजी में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है अगर किसी भी मार्केट में, जैसे मान लो कि मार्केट में चार चीजें हैं, एक है ओनियन, एक है टमाटो, एक है केचप, और एक है मान लो कि बाइक। ठीक है, अब मैंने बोला इनके प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, अगर इनका प्राइस सबका मिला के मान लो कि 50 रुपए था, ठीक है, 2012 में 50 रुपए था, 2013 में इन्हीं जो चार चीज है इनका जब कंबाइंड प्राइस निकाला गया तो इनका जो प्राइस है इसे बोलते हैं 60 हो गया मान लो। तो अगर देखा जाए 2012 और 2013 को जब हम कंपैरिजन करेंगे, इन चारों गुड्स मान लेते हैं इनको, भी चारों चीजों का जो प्राइस है वो बढ़ गया है। किस रेट से बढ़ा है, मान लेते हैं कि इनका 10% से बढ़ा है, 10% हुआ ना इंक्रीमेंट, 50 का 10% नहीं, इंक्रीमेंट 10% कैसे हो जाएगा, पांच परसेंट, हाँ 5% से बढ़ा, 5% से बढ़ा। ठीक है, फिर 2014 में ये हो गया मान लेते हैं 60 का मान लेते हैं 10% कितना, 66 हो गया। ठीक है, 50 का 10% 5, 50 का 10% तो कितना हो गया, 5 हो गया। और नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने 1 मिनट इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है मेरे से, 1 मिनट इसको ठीक कर लेते हैं। चलो ठीक है, ईयर लेते हैं 2011, 12, 13। अब यही हमारे पास चार गुड्स है। 2011 में इनका प्राइस था मान लेते हैं कि 100 रुपए, ठीक है, 12 में इनका हो गया 12%, 120 हो गया। फिर 13 में मान लेते हैं कि इनका प्राइस हो गया 144। ठीक है, अब ऐसा कितना इंक्रीमेंट हुआ, 100 से 120 गए तो 20% का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, और 120 से 44 गए हैं तो मान लेते हैं कि यहां पे भी 20% का इंक्रीमेंट हुआ ना। तो 20 से नहीं करते, 25 करके देखते हैं, तो 30 कर लेगा। तो यहां पे हम कर लेते हैं 156। ठीक है, तो यहां पे 20% इंक्रीमेंट हुआ और यहां पे हो गया 30% का इंक्रीमेंट हुआ है। और पिछले साल चलो ठीक है, अब ये दिख रहा है कि आपको जो हर साल है प्राइस जो परसेंटेज है वो 20 से 30 हुआ है, यानी कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, आपका परसेंटेज में इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि परसेंटेज के रेट में भी इंक्रीमेंट हुआ है। पहले 20% था, अभी 30% हुआ है। तो जब कभी आपके प्राइस ऑफ गुड्स में एक गुड नहीं, 4-5 गुड्स के प्राइसेस में ओवर अ टाइम इंक्रीमेंट हुआ है, रेट में इंक्रीमेंट हुआ है, उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसलिए हमने एक ना यहाँ पे वर्ड यूज किया जनरल लेवल ऑफ प्राइस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक गुड्स का प्राइस नहीं बात कर रहे हम लोग, वहां पे उस इकोनॉमी में हमने एक बास्केट ऑफ गुड्स लिया है, जिन बास्केट ऑफ गुड्स में आने वाले सभी का प्राइस को हमने कैलकुलेट किया, इसीलिए हमने जनरल लेवल की बात करी। उनके रेट में अगर चीजें बढ़ रही हैं तो उसे हम इन्फ्लेशन की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, अब डिपेंडिंग कि वो कितना रेट बढ़ रहा है, वैसे लो इन्फ्लेशन होता है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन होता है, हाइपर इन्फ्लेशन होता है। हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है जो कोई भी इकोनॉमी चाहती नहीं है। ये हुआ आपके जर्मनी में, जब याद है 1920s के टाइम, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ और उसके बाद क्या नाम है, जो इंटर वॉर पीरियड था, तो उस टाइम
जर्मनी पे बहुत ही ज्यादा एक तरीके से मान लो कि बायस तरीके से उन पे इकोनॉमी का जितना भी वर्ल्ड वॉर हुआ था उसको पूरा खर्चा उन्हीं पे जोड़ दिया गया था। तो उनको बहुत ही पेमेंट करना पड़ता था। उनके यहाँ पे प्राइसेस बहुत ही गैलोपिंग टाइप से बढ़ रहे थे, रॉकेट स्काई रॉकेटिंग टाइप से बढ़ने लगे थे। तो वहां पे जो था ना कि जो इन्फ्लेशन था बहुत ही मतलब 150% के आसपास बढ़ने लगा था। उस केस में हमने उन्हें हाइपर इन्फ्लेशन की कैटेगरी में डाला था। ठीक है, अब इन्फ्लेशन है जो दो टाइप से आ सकता है। इसका रीजन क्या हो सकता है, क्यों इन्फ्लेशन आता है? एक होता है मान लो कि एक ना इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, जैसे हाउस होल्ड, ठीक है, प्राइवेट, गवर्नमेंट और फॉरेन बायर्स। अब यही जो लोग होते हैं एक्सपेंडिचर करते, ये लोग इन्वेस्टमेंट करते, ये लोग डिमांड भी करते। इन केस अगर हाउस होल्ड, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन जो मार्केट है, उन चारों लोगों के साइड से अगर डिमांड होने लगा किसी चीज का, ठीक है, तो उस केस में आपने डिमांड तो कर दिया लेकिन आपके पास सप्लाई तो नहीं है अभी, क्योंकि सप्लाई करने के लिए आपके पास गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। अब उसमें टाइम लगता है। तो फॉर अ टाइम बिंग जो डिमांड है उस केस में सप्लाई से ज्यादा है। तो ये जो मिसमैच क्रिएट हुआ है सप्लाई और डिमांड के बीच में, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सप्लाई। सप्लाई हमारे पास थी, हमने सप्लाई अचानक से कम नहीं किया। इट इज बिकॉज ऑफ डिमांड। डिमांड जो बढ़ा तो डिमांड ने खींचा, इन्फ्लेशन को खींचा अपने साइड। इट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये डिमांड के चलते चीजें आई हैं। डिमांड ज्यादा अचानक से बढ़ गया, इसे हम बोलते हैं, इसे एक और चीज से नाम से जानते हैं, टू मच मनी। लोगों के पास पैसा तो बहुत है, जैसे टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। इसका मतलब क्या है, लोगों के पास पैसा है तभी तो डिमांड कर रहे हैं, यानी कि बहुत पैसा है। टू मच मनी, टू मच मनी, लोगों के पास पैसा बहुत है, ठीक है, लेकिन पैसा बहुत है इसका मतलब थोड़ी कि गुड्स का और सर्विसेज का मैन्युफैक्चरिंग तुरंत हो जाएगा। यानी कि हमारे पास गुड्स बहुत कम है, टू फ्यू गुड्स। इसे ही हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज क्या है, कॉस्ट पुश और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। अब ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास कभी कभी चलो डिमांड और सप्लाई एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, लेकिन व्हाट इफ सप्लाई किसी चीज के चलते रुक गया। अब ये सप्लाई के चलते, डिमांड उतना ही था, डिमांड में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, ये सप्लाई चूंकि यहाँ पे खराब हुई। अब सप्लाई खराब होने का रीजन क्या हो सकता है, क्यों खराब हुआ? ये इसके 2-3 रीजन हो सकता है। पहला हो सकता है कि मान लो कि सप्लाई जो था गुड्स का, उसमें कॉस्ट काफी बढ़ गया। जो चीज बनाते थे उनमें कॉस्ट, दाम काफी बढ़ने लगे, और जिसके चलते से क्या हुआ, अब ये दाम क्यों बढ़ा होगा? मान लो कि किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको 4 चीज चाहिए, है ना? क्या 4 चीज? लैंड, लेबर, कैपिटल और आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल होती है। अगर इनमें से किसी में से भी प्राइस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली आपका कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे ही कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा तो लोग डिमांड अब नहीं कम कर, डिमांड उतना नहीं करेंगे, डिमांड जो खरीदते हैं वो लोग कुछ कम हो जाएंगे। तो ये सप्लाई के चलते एक माहौल क्रिएट हुआ, यानी कि कॉस्ट ने एक पुश किया है, इन्फ्लेशन को ढकेला है कि मतलब हाँ ठीक है यार, प्राइसेस तो अब नहीं हो रहा है, हम नहीं खरीदेंगे। तो इसके चलते हम इसे कॉस्ट पुश या सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन बोलते हैं। दूसरा, अब ये तो हमेशा कॉस्ट के चलते नहीं हो सकता है, एक और रीजन हो सकता है कि मान लो कि कभी जियोपॉलिटिकल कुछ दिक्कतें आ गई। जैसे नहीं बोलते हैं कि यूक्रेन और जब रशिया में वॉर स्टार्ट हुआ, क्योंकि यूक्रेन ना मतलब सनफ्लावर ऑयल जो था उसका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, या और वीट का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, यहाँ से सप्लाई आती थी। जब ये चला तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते यहाँ पे सप्लाई की कमी हो गई, और जिसके चलते यहाँ पे प्राइसेस बढ़ गया। तो ये रीजन हो सकता है, सप्लाई शॉक हो सकता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकता है, ठीक है। कभी कभी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इसलिए भी हो सकता है, मान लो कि जैसे बहुत लोग एम्प्लॉयर्स क्या बोलते हैं कि हमें पैसा, जैसे लैंड, लेबर अगर प्राइस बढ़ गया, लेबर महंगा हो गया, ठीक है, उस केस में भी चीजें महंगी हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली इन 4 चीजों के चलते ही आपका जो कॉस्ट होता है वो डिसाइड होता है। तो अगर लैंड, जमीन महंगा हो गया, लेबर महंगा हो गया, ठीक है, या फिर आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो महंगे होने लगे, यानी कि आप जो कैपिटल लेके आ रहे हो, बैंकों से लेके आ रहे हो, मशीनरी लेके आ रहे हो, वो महंगा हो गया। तो ये इन सभी के चलते भी आपकी चीजें महंगी हो जाएंगी और इन्फ्लेशन मार्केट में आ जाएगा। ये तो हो गया इन्फ्लेशन। अब डिफ्लेशन क्या होता है? अब डिफ्लेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो कि याद है वो कोविड का टाइम, कोविड का टाइम क्या था, लोगों के पास पैसे उतने थे नहीं, है ना? जब पैसे थे नहीं तो लोग खर्च नहीं करना चाहते थे। दूसरा, जब खर्च नहीं करना चाहते थे तो चीजों की डिमांड नहीं थी। अब जब डिमांड ही नहीं है तो लोग, ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे उस केस में चीजों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, और मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो आराम से बात है कि अब गुड्स है नहीं उतने, ठीक है। एक ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ये हो गई है कि वहां जब लोग जब डिमांड ही नहीं कर रहे तो उसकी मतलब प्राइस तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इस केस में जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस कम हो रही है, नॉट बिकॉज कि
उन्होंने मतलब इतना सप्लाई ज्यादा कर दिया, इसलिए क्योंकि डिमांड नहीं कर, डिमांड क्यों नहीं कर रहे कि सप्लाई ऑफ मनी नहीं है, मनी सप्लाई क्यों नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अभी लोग विलिंग भी नहीं कर रहे हैं, स्पेंड भी नहीं करना चाहते हैं। तो उस केस में उस कंडीशन को हम लोग डिफ्लेशन बोलते हैं। तीसरा है कि डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन का मतलब क्या है? डिसइंफ्लेशन का मतलब है कि आपका जो इन्फ्लेशन रेट है, जैसे पहले हमने क्या बोला, अभी मान लीजिए 2011 में इन्फ्लेशन रेट था 8%, 2013 में इन्फ्लेशन रेट हो गया 7%, 2014 में इन्फ्लेशन रेट है 6%। अभी इन्फ्लेशन तो है ही 8%, 7%, 6% इन्फ्लेशन है। ये 8% का मतलब क्या है कि हमने एक बेस ईयर माना होगा और उसके रेफरेंस में हम लोग बोल रहे हैं कि इस साल 8% बढ़ा है, इस साल 7% बढ़ा है, इस साल 6% बढ़ा है। यानी कि रेफरेंस ईयर, बेस ईयर के मुकाबले तो हर साल आपका इन्फ्लेशन है, तभी वो इन्फ्लेशन कहला रहा है। ये 7% बढ़ा है 2011 के मुकाबले, ये 6% बढ़ा है 2011 के मुकाबले। लेकिन अगर ये ट्रेंड देखें कि जो रेट बढ़ने का भी रेट है वो कम हो रहा है यानी कि इन्फ्लेशन के रेट का कम होना क्या कहलाता है? डिसइंफ्लेशन कहलाता है। यानी इन्फ्लेशन अभी भी परसेंटेज के टर्म्स में पॉजिटिव ही है, लेकिन वो डिक्रीज कर रहा है। दिस इज कॉल्ड डिसइंफ्लेशन। और रिसेशन तो आप जानते ही हो, रिसेशन में क्या होता है कि आप डिमांड कम करना कर देते हो, डिमांड नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, अभी मैंने इसका डिस्कशन भी किया। जब डिमांड नहीं तो आपकी सप्लाई नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, आउटपुट कम हो जाएगा, और इस केस में क्या है कि आपके सिचुएशन काफी खराब हो सकती है ना। तो रिसेशन, इसे हम क्या कहते हैं? स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी, रिसेशन, ठीक। अब इसी में एक केस आता है फिलिप्स का। फिलिप्स एक ऐसा इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ट्राई किया कि इस इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या रिलेशन है। तो इन्होंने बोला, इन्होंने एक थ्योरी दी कि जब आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उस केस में आपके यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी। यानी कि अकॉर्डिंग टू द फिलिप्स, he stated that there is inverse relationship between the inflation and the unemployment। अब ऐसा क्यों हो सकता था? इनके हिसाब से क्यों ऐसा इन्होंने कुछ डेटा लिया और इन्होंने बोला यार देखो, जब इन्फ्लेशन है इसका मतलब है कि देयर इज डिमांड, डिमांड है किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज का। जब गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड है तो सप्लाई अभी थोड़ा सा कम है, तो सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए होंगे? लेबर चाहिए होंगे, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, आपको वेजेस देने पड़ेंगे। तो ये सब करने से क्या है? आप हायर करोगे ना, आप लोगों को हायर करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है हायर करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो कम होगी ना। तो इन्फ्लेशन के चलते अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होना, फिलिप्स कर्व ने बोला। लेकिन ये थ्योरी बीच में फेल भी हुई। एक टर्म होता है स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन में क्या था कि यहाँ पे 1970s में ना ऑयल क्राइसिस खड़ी हो गई थी अमेरिका और ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखा गया कि इन्फ्लेशन भी हाई था। अब फिलिप्स के हिसाब से इन्फ्लेशन हाई था तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे जो अगर देखेंगे केस जो हमने स्टडी करना है कि 1970s में जब ऑयल क्राइसिस खड़ी हुई तो उस केस में इन्फ्लेशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई था। इस सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। तो इसलिए फिलिप्स कर्व अगर देखा जाए तो वो शॉर्ट टर्म में ही काम करता है, लॉन्ग टर्म में उतना काम नहीं करता है। ये फिलिप्स कर्व की कहानी थी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए इनवर्स रिलेशनशिप, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व। लेकिन यस, वी हैव आल्सो सीन द ड्रॉबैक। वो कब देखा हमने? 1970s ऑयल क्राइसिस स्टैगफ्लेशन वाले केस में। एक और टर्म है यहाँ पे जो शायद मुझे लगता है कि बताना बहुत ही जरूरी है। इट्स अ लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक है, कहाँ है? ठीक, देखिए अब लिक्विडिटी ट्रैप क्या है। किसी भी देश में जब इन्फ्लेशन होता है तो उस इन्फ्लेशन से ना बहुत सारे लोग अपने डिसीजंस को डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो कि अगर मार्केट में 6% का इन्फ्लेशन है तो उस केस में जनरली जो लोग होते हैं वो इस बात को डिसाइड करने के लिए क्या उनको बैंकों में पैसा रखना है, वो ये देखते हैं कि क्या बैंक मुझे इस 6% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे तभी तो मैं बैंक में पैसा रख पाऊंगा। अगर मुझे वो 6% ही सेविंग रेट दे रहे हैं या इंटरेस्ट दे रहे हैं तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कीपिंग माई मनी इन द बैंक। जब 6% इन्फ्लेशन हो, 6% मेरे बैंक पे पैसा ग्रोथ हो रहा है तो क्या ही फायदा, क्योंकि इन्फ्लेशन से तो वो काउंटर हो जाएगा, यानी कि 0% मुझे ग्रोथ होगा। तो एक डिसीजन लिया जाता है कि एक्चुअली में मुझे कितना पैसा, मतलब कितना इन्फ्लेशन रेट के बाद मिलेगा ताकि मैं अपने बैंकों में पैसा रख पाऊं। यानी कि मुझे रियली में कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इसे हम बोलते हैं रियल इंटरेस्ट रेट। अब रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है? बैंकों द्वारा दिया गया आपके डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट जो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के बाद बचता है। अगर बैंक आपको 8% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं
और मार्केट में 6% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो इफेक्टिवली आपको 2% ही इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, सॉरी दिस इज कॉल्ड रियल इंटरेस्ट रेट। आपको एक्चुअली में कितना मिल रहा है, रियल इंटरेस्ट रेट ये 2% है। अगर बैंक जा रहे हैं आपको मान लो कि 10% इंटरेस्ट दे रहे, सॉरी, और आपके जो इन्फ्लेशन मार्केट में वो है 9%, तो रियल इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है आपको, 1%। दिस इज कॉल्ड रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है। लेकिन मान लो कि एक इकोनॉमी में ना रिसेशन चल रहा है, रिसेशन का मतलब हो गया कि लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। अब उस केस में अब डिमांड नहीं कर रहे तो आप क्या करोगे, अपने रेट को कम करोगे, मतलब अपने जो लोन है उसको कम कर लोगे ताकि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दे, है ना। आप अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहोगे, बैंक जो है वो रेपो रेट कम कर देंगे। आपको भी पता है रेपो रेट जैसे ही कम करेंगे तो अल्टीमेटली पूरे मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, और जैसे मनी की सप्लाई बढ़ेगी वो सोचेंगे डिमांड मतलब आ जाएगा, क्योंकि जब मनी की सप्लाई बढ़ेगी, चीजें सस्ती होंगी तो लोग चाहेंगे कि डिमांड करें। लेकिन व्हाट इफ अगर ये इंटरेस्ट रेट कम करने के बाद मान लो 6% था, हमने 5% कर दिया, हमने 4 कर दिया, 3 कर दिया, 2 कर दिया, लेकिन डिमांड नहीं बढ़ रहा है, डिमांड वही कि वही स्टैग्नेंट है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो इस केस में करते 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 रेट को कम करते करते बैंक 0% के आसपास पहुंच जाती है, उसके बावजूद डिमांड नहीं बढ़ रहा है। तो एक तरफ तो सेंट्रल बैंक ने अपने रेपो रेट को रिड्यूस करता रहा, लेकिन और बैंक भी अपने डिपॉजिट्स के रेट को मतलब होते हैं कम करते रहे। तो इस केस में बैंक जहां पे उसने डिपॉजिट रेट या लेंडिंग रेट जो है 0 पहुंच गया है, और उसके बाद वो पॉसिबल नहीं कि अब माइनस में लेके चले जाए, तो एक ट्रैप वाली सिचुएशन बन गई है कि हमने तो यार 0% रेट कर दिया, उसके बावजूद डिमांड नहीं बढ़ा। दिस इज कॉल्ड अ ट्रैप। ये ट्रैप क्यों है, क्योंकि हमें तो लगता था कि डिमांड बढ़ेगा लेकिन बढ़ा नहीं। तो इस केस में ये देखा जाता है कि सेंट्रल जो बैंकिंग अथॉरिटी है उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी वो काम नहीं आई। यहाँ पे काम आएगा सरकार का फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी, उनके द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाएगा, उनके द्वारा कुछ बूस्टअप दिया जाएगा, उनके द्वारा बोला जाएगा भाई मेरे से पैसे ले लो अकाउंट में, उनके द्वारा डीबीटी ट्रांसफर किया जाएगा, उनके द्वारा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस केस में सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है वो काम नहीं करती है लिक्विडिटी ट्रैप वाले सिचुएशन में, और यहाँ पे गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी काम करती है, ठीक है। चलो, तो हमने आज की क्लास में काफी डिटेल में चीजों को समझने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी टेकिंग द काफी सारे क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। सो दिस इज निखिल दुबे साइनिंग ऑफ।